हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आज का एक नया टॉपिक, स्ट्रेन प्रेजर्वेशन एंड मेंटेनेंस। अब हमने जो स्ट्रेन बनाए हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। अब उनको फ्यूचर के लिए हमें उनको संभाल कर रखना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप करने होंगे। जो प्रीवियस हमने स्टेप किए, बहुत सारे स्टेप हमने प्रीवियस में किए हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग। पहला जो स्टेप था हमने किया था स्क्रीनिंग, जिसमें हमने प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग दोनों की थी। ठीक है। और इसके बाद स्ट्रेन इंप्रूवमेंट। अब स्ट्रेन इंप्रूवमेंट के बाद एक हमारा स्टेप आता है स्ट्रेन प्रेजर्वेशन। स्ट्रेन को हमने इंप्रूव तो कर लिया, बट अब उनको प्रेजर्व करके कैसे रखें, उनको संभालें कैसे कि हम उनको लॉन्ग टाइम फ्यूचर में भी यूज कर सकें। तो इसके लिए कुछ एक स्टेप हैं। व्हाट इज स्ट्रेन प्रेजर्वेशन? स्ट्रेन प्रेजर्वेशन वही है टू यूज फ्यूचर। अगर हम स्ट्रेन को टू स्टोर स्ट्रेन फॉर फ्यूचर यूज। अब स्ट्रेन को हमने संभाल लिया, एक स्ट्रेन है उसको हमने स्टोर करके रख दिया। ठीक है, उसको हमने स्टोर किया और हम उसको बंद कर रहे हैं फ्यूचर यूज के लिए कि इन माइक्रोब्स को हम फ्यूचर में यूज करेंगे। ऐसा ही होता है ना, जैसे हम घर में किसी सब्जी को फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। इसीलिए स्ट्रेन को भी ऐसे ही स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, डेड ना हो, किल ना हो, किसी भी तरीके से उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो रुके ना। तो इसीलिए जैसे कि हम फ्रिज के अंदर सब्जी को रख देते हैं ताकि हम उसको दूसरे दिन भी खा सकते हैं, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई खराबी नहीं आती सब्जी के अंदर। तो ऐसा ही स्ट्रेन के साथ हो सकता है कि हम उसको खुले में ऐसे ही छोड़ दें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आएगी या वो किल हो जाएंगे, दूसरे बैक्टीरिया के द्वारा इनगल्फ कर लिए जाएंगे। तो इसके लिए इन्हें एक स्पेशल टाइप का स्टोरेज दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन प्रेजर्वेशन मेथड। इन स्ट्रेन को स्पेशल टाइप के मेथड से स्टोर किया जाता है और वो मेथड रहेंगे 5 मेथड रहेंगे स्टोर करने के। फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मेथड आता है सब कल्चरिंग टेक्निक। सेकंड, कोल्ड स्टोरेज। थर्ड, ड्राई स्टोरेज। फोर्थ, ऑयल लेयर मेथड। एंड फिफ्थ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लायोफिलाइजेशन मेथड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये लायोफिलाइजेशन, और इसकी हम डिटेल में बात करेंगे लायोफिलाइजेशन की। तो सबसे पहले चलते हैं सब कल्चरिंग टेक्निक के ऊपर। सब कल्चरिंग टेक्निक है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा सब कल्चर टेक्निक। सब कल्चर टेक्निक में क्या होता है, जो ओल्ड स्टॉक कल्चर होता है, ओल्ड स्टॉक कल्चर, ध्यान देना, ओल्ड स्टॉक कल्चर मतलब जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो हो चुके हैं, उससे एक नया कल्चर ड्राइव करना। ठीक है, उससे एक नया कल्चर, क्रिएट अ न्यू कल्चर या न्यू मीडिया के अंदर ओल्ड स्टॉक कल्चर से इनोकुलेशन करवाना। क्रिएट ए न्यू कल्चर फ्रॉम ओल्ड स्टॉक कल्चर। ओल्ड स्टॉक कल्चर से एक न्यू मीडिया तैयार करना। अब न्यू मीडिया के अंदर इस ओल्ड स्टॉक कल्चर से, मान लो यहां पे हमारे पास कोई ओल्ड स्टॉक कल्चर था,
ये कोई ओल्ड स्टॉक कल्चर था, ये कोई ओल्ड स्टॉक कल्चर है। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट है, रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं। जब हम न्यू स्टॉक कल्चर बनाएंगे, एक न्यू मीडिया बनाएंगे, न्यू स्टॉक कल्चर नहीं, न्यू मीडिया बनाएंगे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इनोकुलेशन करवा देंगे, इनोकुलेशन करवा देंगे। अब इसके अंदर इनोकुलेशन हो गई तो इसका जो बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर आ गया, हो सकता है वो रैपिड ग्रोथ करेगा, हो सकता है वो रैपिड ग्रोथ करेगा। अच्छा, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी करती है जनरेशन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पे वेरी करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्या करेगी, वेरी करेगी। मतलब ग्रोथ कैसे होनी चाहिए वो बैक्टीरिया के ऊपर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, वो कि मीडिया के अंदर ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अपने कुछ स्टेप ले सकते हैं उनको स्लो ग्रोथ करवाने के लिए। उसके टेम्परेचर में हम इफेक्ट ला सकते हैं। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, एकदम रैपिड ग्रोथ कर रहा है, तो उसके लिए हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। हो सकता है उस पर उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाए, वो ग्रोथ स्लो करे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर अफेक्ट कर सकते हैं। और जो स्पीसीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो तो वेरी ही करती है, उसको हम अफेक्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसी स्पीसीज को चूज कर सकते हैं जो स्लो ग्रोथ करे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो डिजायर्ड माइक्रोब चाहिए उसको ही हम ग्रो करवा सकते हैं। बस इसके अंदर हम टेम्परेचर, पीएच इनको देख सकते हैं, इनके थ्रू उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कम कर सकते हैं, ताकि सब कल्चर के थ्रू हमें थोड़ा टाइम मिलता रहे। नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक बार ग्रो करवाते ही एकदम से रैपिड ग्रोथ होती है उनकी, और रैपिड ग्रोथ होने पे वो डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 16 गुना एकदम से बढ़ जाते हैं। तो उनकी जो ग्रोथ है उसको थोड़ा स्लो करवा सकते हैं। इसके अंदर ध्यान देंगे, इस सब कल्चर टेक्निक के अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन के अंदर किसी भी तरीके की कोई म्यूटेशन नहीं देखने को मिलती। तो इसके अंदर एक नोट डाउन वाली बात है, नो म्यूटेशन अक्कर इन दिस मेथड। इस मेथड में किसी भी तरीके की कोई म्यूटेशन नहीं होती, या हम बोल सकते हैं दिस मेथड प्रिवेंट म्यूटेशन। ये मेथड म्यूटेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब इसके अंदर हमें स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जैसा हमने स्ट्रेन लिया था वैसा ही स्ट्रेन हमें मिल जाएगा। ये होता है इस मेथड के अंदर। मीन्स स्पीसीज जब चलती जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन हम सब कल्चर करवा रहे हैं, तो इसकी स्ट्रेन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई न्यू आइडेंटिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 2 जो हमारा मेथड है कोल्ड स्टोरेज मेथड। इस मेथड में क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज मेथड की अगर हम बात करें, इस मेथड में क्या होता है, जो स्ट्रेन्स होते हैं उनको स्ट्रेन्स पुट इन कोल्ड रूम्स, ठंडे कमरों में, ठंडे रूम में या ठंडी जगह पे स्टोर कर दिया जाता है। टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में बना के आपसे कैसे पूछेगा, 5 to -20 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे रखे जाते हैं। 5 to -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज क्या करता है, ध्यान देंगे, कोल्ड स्टोरेज पे किन किन को रखा जाता है, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज पे कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको रखा जाता है। वो 3 से 4 वीक के लिए काम कर देते हैं, 3 से 4 वीक के लिए चल जाते हैं। 3 से 4 ज्यादा हो गया, 2 से 3 लिखेंगे यहाँ पे, 2 से 3। और कुछ एक फंजाई हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ एक फंजाई हैं
ये फंगस अगर इनको कोल्ड स्टोरेज पे रखा जाए तो ये 3 to 4 मंथ, ठीक है, 3 ही है मैक्सिमम, 3 to 4 मंथ तक प्रेजर्व करके रखी जा सकती है। 3 to 4 मंथ तक प्रेजर्व करके रखी जा सकती है। क्यों करके रखी जा सकती है, रीजन क्या होगा, बिकॉज, ये ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, स्लो, जो लो टेम्परेचर है उसके ऊपर जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लो काम करते हैं। ध्यान देना, यहां पे मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है, ना कि क्लोज, ठीक है, ना कि क्लोज, मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है। बट यहां दिक्कत किस में आती है, अगर हम ये टाइम टू टाइम नहीं देखते तो यहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वेस्ट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपना जो वेस्ट बना रहे हैं उसको भी अगार प्लेट के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम उनको टाइम टू टाइम नहीं देखेंगे, देन दे डेड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी अगर हम उनको नहीं देखते हैं। तो ये था हमारा कोल्ड स्टोरेज मेथड। कोल्ड स्टोरेज मेथड में हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, लंबी टाइम के लिए स्टोरेज नहीं है। तभी मैंने बताया कि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इनका बहुत कम यूज़ होता है, सब कल्चर का यूज़ करते हैं, कोल्ड स्टोरेज का बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं ड्राई स्टोरेज की, थर्ड। ड्राई स्टोरेज क्या होता है, ड्राई स्टोरेज मेथड है मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सोइल में या सैंड में, सोइल में या फिर सैंड में, इनके अंदर स्टोर करके रखा जाएगा। मीन नेचुरल टाइप की कंडीशन कुछ प्रोवाइड की जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ नेचुरल टाइप की कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी और जो सैंड या सोइल हम ले रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, स्ट्राइल होनी चाहिए, मीन फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। हमें माइक्रोब्स को ही स्टोर करना है बट वो अदर टाइप के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर पुट करेंगे उसके ऊपर इनका कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पुट करेंगे, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर पुट करेंगे, डालेंगे सोइल के अंदर, तो ऐसा ना हो कि पहले से ही सोइल या सैंड के अंदर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो और वो हमारे जो प्रेजर्वेशन के लिए आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोइल बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, स्ट्राइल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पुट करते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पुट करते हैं, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यहां पे है, हम सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहां पे पुट नहीं कर सकते, सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहां पे पुट नहीं कर सकते। ओनली स्पोर फॉर्मिंग माइक्रोब्स आर use in this method. We can't put all type of microbes in this method. Only some type of microbes which produce spore. The spore producing microbes are, example, spore producing microbes are Bacillus Streptomyces, पेनिसिलिन, Bacillus Streptomyces पेनिसिलिन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर बनाते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स को ही हम सोइल वाले मेथड में पुट कर सकते हैं। अब इनका क्या करवाते हैं हम, नाउ दे पुट फॉर कल्चर
in medium with soil and put in cold place, और ठंडी जगह पे इसको रख दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम ड्राई स्टोरेज। इसको क्या बोलते हैं हम? ड्राई स्टोरेज। मतलब सॉइल के अंदर पुट कर दिया जाएगा। सीधा सीधा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि उनको नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है। बस होता क्या है, सॉइल में सिंगल टाइप ऑफ माइक्रोब्स हमें पुट करने हैं। सॉइल में सिंगल टाइप ऑफ माइक्रोब्स हमें पुट करने हैं जो ओनली स्पोर प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स होंगे, जिनके एग्जांपल है बैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस और पेनिसिलिन। ये पुट कर देंगे और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, इसीलिए इनको सॉइल वाले मेथड में रखा जाता है और इनको कोल्ड प्लेसेस के ऊपर रख देंगे ना। ये लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रहेंगे, सेफ फॉर लॉन्ग टाइम, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं है इनका, ओनली फॉर 1 मंथ, 1 मंथ तक का टाइम। नंबर 4, प्रेजर्वेशन बाय ऑयल। ऑयल कैसा? मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल में मेनली क्या यूज किया जाता है? पैराफिन। पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है, प्योर कल्चर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्योर कल्चर है, प्योर कल्चर लेते हैं, प्योर कल्चर माइक्रोब्स में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्योर कल्चर लेते हैं। फॉर एग्जांपल भी लेते हैं हम, जैसे बैक्टीरिया या फिर फंजाई। इसका एग्जाम्पल ले लिया प्योर कल्चर का। सो हम अब आगे क्या करते हैं, प्योर कल्चर का एग्जाम्पल लिया बैक्टीरिया एंड फंजाई। आगे क्या करते हैं, प्योर कल्चर के अंदर यूं इस तरीके से स्लांट्स, अगर ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर करवाया जाए अगार मीडिया के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं स्लांट्स। यूं इस तरीके से स्लांट्स बना लिए जाते हैं, स्लांट्स। अगर अगार के ऊपर कुछ महीनों तक बैक्टीरिया या फंजाई का कल्चर करवाना है तो उसके लिए स्लांट्स, अगार के स्लांट्स बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम स्लांट्स ऑफ अगार। अगर अगार को टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करवाया जाए, ये कोई टेस्ट ट्यूब है। अब बताता हूं इसका मेथड। अब किया क्या जाता है, पैराफिन वैक्स लेयर है, पैराफिन वैक्स, लिक्विड पैराफिन वैक्स लेयर है, इसको इसके ऊपर पुट कर दिया जाता है, स्लांट्स के ऊपर। अभी तक हमने किसी भी टाइप का कल्चर इसके अंदर पुट नहीं किया है, किसी भी टाइप की इनोकुलेशन नहीं की है। पैराफिन वैक्स कैसा होना चाहिए? वेल स्ट्राइल। पैराफिन वैक्स कैसा होना चाहिए? वेल स्ट्राइल। इसके ऊपर एक लेयर बना दी जाती है ऐसे पैराफिन वैक्स की। ये मैंने जानबूझ के टेढ़ा बनाया है। टेढ़े में क्या फायदा क्या होता है, टेस्ट ट्यूब को अगर थोड़ा सा टिल्ट रखते हैं उसमें फायदा यूं होता है कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया है वो इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना हो गया। अगर टेस्ट ट्यूब को थोड़ी सी टेढ़ी करके उसके अंदर अगार को रख दिया जाता है और अगार सॉलिडिफाई हो जाती है तो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं बात करूं सीधी, अगर मैंने टेस्ट ट्यूब कोई ले ली तो इसके अंदर ये इतना ही एरिया होगा। अगर इस एरिया को मुझे बढ़ाना है तो मैं टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टिल्ट करके रखूंगा। देखो अब मेरे पास एरिया ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो सिर्फ एरिया के लिए होता है, आप सीधा भी रख सकते हो। यूं रखा, इसके ऊपर क्या, पैराफिन वैक्स, ये क्या है, मीडिया, मीडिया, और ये क्या है, पैराफिन वैक्स। अब पैराफिन वैक्स क्यों लगाते हैं, इसके भी रीजन सुनो। साफ कर लेता हूं इसको। अब पैराफिन वैक्स क्यों लगाते हैं, इसका भी एक दो मेन रीजन है पैराफिन वैक्स लगाने के।
सबसे फर्स्ट रीजन है पैराफिन वैक्स क्यों लगाते हैं, पैराफिन वैक्स का हम यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट रीजन में हम देखते हैं कि जो पैराफिन वैक्स है वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट हाइड्रेशन। मीडिया से जो हाइड्रेशन हो रही है, लूजनिंग ऑफ वाटर है, उसको प्रिवेंट कर देगा, उसको रोक देगा। दूसरा, प्रिवेंट कर रहा है। दूसरा, ऊपर से जो ऑक्सीजन आ रही है उसको नहीं आने देगा। प्रोवाइड एन एरियोबिक कंडीशन। अब इसने कैसी कंडीशन प्रोवाइड कर दी, पैराफिन वैक्स ने 2 कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि एन एरियोबिक कंडीशन। जो पैराफिन वैक्स है ये किसी भी तरीके का क्रायो प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पैराफिन वैक्स को हमने मिक्स नहीं किया है किसी भी मीडिया के साथ, ये एक लेयर है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, सो इट इज नॉट अ क्रायो प्रेजर्वेटिव। पैराफिन वैक्स इज नॉट अ क्रायो प्रेजर्वेटिव, ये बात मैं लिख देता हूं, नॉट अ क्रायो प्रेजर्वेटिव। ये किसी भी तरीके का कोई क्रायो प्रेजर्वेटिव नहीं है, जैसे कि दूसरे क्रायो प्रेजर्वेटिव हैं, कुछ एक क्रायो प्रेजर्वेटिव हैं, उनका मैं नाम लिख रहा हूं, क्रायो प्रेजर्वेटिव, जैसे DS, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ग्लिसरॉल, मिथाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ये कुछ क्रायो प्रेजर्वेटिव्स हैं, बट पैराफिन वैक्स क्रायो प्रेजर्वेटिव्स में नहीं आता। अगर कहीं MCQ मिल जाए तो आप सोचोगे कि ये मैंने पढ़ा तो पैराफिन वैक्स ही है, तो ये सोच के पैराफिन वैक्स वाला ऑप्शन मत क्लिक कर देना। अब चलते हैं हम आगे। हम बात कर रहे थे जो पैराफिन वैक्स है वो एक तो हाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है और दूसरा एन एरियोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि एक स्ट्राइल नीडल लेनी है, स्ट्राइल नीडल सिरेंज से जो इनोकुलेशन करवा देनी है इस लेयर पर, यहां पे इस लेयर पर पैराफिन वैक्स वाली लेयर है, उसके जस्ट नीचे इनोकुलेशन हो जाएगी, यहां पे इनोकुलेशन अंडर द लेयर ऑफ पैराफिन वैक्स। अब पैराफिन वैक्स वाली लेयर उसके ऊपर रहेगी, नीचे आ गई हमारा मीडिया और बीच में जो लेयर आई है वो इनोकुलेशन, मतलब इनोकुलम आ गया, बैक्टीरिया आ गया या किसी भी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो करेगा और वो ग्रो करेगा तो उसका मेटाबॉलिक रेट वेरी लो होगा, जीवित रहेगा, बट कैसी स्टेट में जीवित रहेगा, डोरमेंट स्टेट में। सीड होते हैं ना जो हमारे बॉटनी में हम पढ़ते हैं, सीड डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। जब तक वो पैराफिन वैक्स की लेयर के नीचे रहेगा वो डोरमेंट स्टेट में रहेगा। एक दूसरा रीजन सुनो, पैराफिन वैक्स लेयर क्यों लगाई जाती है। अगर मैं पैराफिन वैक्स को ना रखूं, इसको हटा दूं, ये लो पैराफिन वैक्स को हटा दूं, अब क्या होगा, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा इसके ऊपर ग्रो करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा इसके ऊपर ग्रो करेगा, वो कुछ फ्यू मंथ तक ही ग्रो कर पाएगा और फ्यू मंथ के बाद हमें फिर से सब कल्चर करवाना पड़ेगा। अब रीजन सुनना बड़े ध्यान से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर ग्रो करेगा वो सिर्फ फ्यू मंथ तक ही सर्वाइव करेगा, फ्यू मंथ। क्यों, उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ा क्यों, क्योंकि बाहर से उसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल रही है, साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट चल रहा है। मेटाबॉलिक रेट को हम स्लो डाउन नहीं कर रहे जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर है उसके पास और हाइड्रेशन भी हो रहा है। अब उसके पास हाइड्रेशन को रोकने वाली लेयर है ही नहीं। हाइड्रेशन को रोकने वाली लेयर अगर उसके पास नहीं है देन क्या होगा, यहां पे ये जो ये कल्चर है ये कुछ फ्यू मंथ तक ही चल पाएगा। तो पैराफिन वैक्स क्या करती है, किसी कल्चर का टाइम, किसी कल्चर का प्रेजर्वेशन टाइम फ्यू मंथ से 1 ईयर तक बढ़ा देती है। इट इंक्रीज, पैराफिन वैक्स थर्ड लिख लो, इट इंक्रीज
प्रेजर्वेशन टाइम फ्रॉम फ्यू मंथ टू 1 ईयर, क्योंकि 6 महीने में तो अगार भी खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है ना। तो जब तक उसको प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, जब पैराफिन वैक्स ऊपर लगी होगी तो उसको हाइड्रेशन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो 1 साल तक खराब नहीं होगी और हम उन बैक्टीरिया का टाइम या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइम 1 साल तक प्रेजर्व करके रख सकते हैं, उनको 1 साल तक प्रेजर्व करके रख सकते हैं। इसके साथ एक बात और है, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था सब कल्चरिंग मेथड, ये भी कुछ वैसा ही है, बस इसके अंदर क्या है, पैराफिन वैक्स की लेयर लगा दी गई है। इस मेथड के अंदर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी म्यूटेशन करवा सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी म्यूटेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते, इनके अंदर म्यूटेशन होती है, इनके अंदर म्यूटेशन प्रेजेंट होती है, ऐसा लिख सकते हैं। ये इसके अंदर नोट करने वाली बात थी। तो ये था हमारा प्रेजर्वेशन बाय ऑयल मेथड। अब आता है हमारा 5th बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लायोफिलाइजेशन, जो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लायोफिलाइजेशन मेथड, लायोफिलाइजेशन मेथड में क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्राई फ्रीजिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रीजिंग मेथड। इसको नोट करना, क्या बोलेंगे, लायोफिलाइजेशन को ड्राई फ्रीजिंग मेथड। अच्छा, इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। इसमें क्या करते हैं, जो सलाड्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको क्या किया जाता है, वर्टिकली आइस क्रिस्टल के रूप में बना लिया जाता है, बिल्कुल कूल कर देंगे। अब आइस क्रिस्टल के अंदर मतलब उनके अंदर क्या बन गया, पानी। इनके अंदर जो भी पानी होगा वो डायरेक्टली सब्लिमेशन के थ्रू उड़ जाएगा। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट है लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्टली किस में चली जाती है, गैसियस स्टेज में। बीच में एक स्टेज अब्सेंट रहेगी, ध्यान देना, बीच में एक स्टेज अब्सेंट रहेगी। सॉलिड से पानी सीधा किस में चेंज हो गया, गैसियस फेज के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा होता है आइस क्रिस्टल के अंदर। तो ऐसा मेथड अपनाया जाता है कि वाटर सीधा क्या कर जाता है, सब्लिमेट कर जाता है। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें फिर क्या करवा दी जाती है, कूलिंग करवा दी जाती है, और कूलिंग करवाने पे, कूलिंग किस पे करवाई जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन लगभग -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर। उसके अंदर क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, मीन उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। सबसे पहले सुनो, ये क्या हो जाएंगे, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के बन जाते हैं। मतलब इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, नो मॉइस्चर, कोई किसी भी प्रकार का कोई पानी वगैरह नहीं होता इनके पास, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, आप ध्यान देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स आर स्टॉप। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी, बिल्कुल स्टॉप होगी। तो ये किस स्टेज के अंदर चले गए, डोरमेंट स्टेज के अंदर चले गए। अब इनको चाहे तो 5 साल के लिए स्टोर कर लो, इसीलिए ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है लायोफिलाइजेशन। मतलब इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं इस मेथड के थ्रू, ऑर्गेनिज्म को लायोफिलाइजेशन मेथड के थ्रू। तो इसको चाहे डोरमेंट स्टेज के अंदर चले गए, जब हम इसको सालों बाद भी खोलेंगे, आफ्टर ईयर्स, बहुत सालों बाद भी अगर हम इसको खोल रहे हैं और दोबारा से कल्चर करवा रहे हैं, सो
दे गेट वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब दोबारा से रेडी हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, बिल्कुल फटाक से। ये पावर है लायोफिलाइजेशन की। मतलब करवाना क्या है, इसके अंदर जो भी वाटर है उसका सब्लिमेशन करवाना है, ताकि हमारे जो स्ट्रेन है वो बिल्कुल क्या रहे, उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे, सेफ रहें। और सॉलिड से सीधा गैस में बनाने की जो प्रोसेस है वाटर को, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका क्रायो प्रेजर्वेशन। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से इसको रखना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम करते जाते हैं, धीरे धीरे, वेरी स्लो चेंज इन टेम्परेचर। स्लोली हम चेंज करते हैं टेम्परेचर के अंदर, तो वहां पे क्या बन जाते हैं, आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। और आइस क्रिस्टल का जो वाटर के आइस क्रिस्टल होते हैं उनका सब्लिमेशन हो जाता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और वो नेचर में कैसे बन जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक बन जाते हैं, जिनके अंदर मॉइस्चर का कोई कंटेंट नहीं रहता, पानी का कोई कंटेंट नहीं रहेगा। सो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, साथ में स्टॉप हो जाती है, वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। बट उनकी एक अच्छी बात ये है कि वो सालों बाद भी डोरमेंट स्टेज से बाहर आके वायबल होते हैं टू गेट रेडी टू ग्रो इन अ मीडियम। तो ये थी लायोफिलाइजेशन की बात। अब लायोफिलाइजेशन के फायदे क्या है वो भी सुनो। अब सुनो एडवांटेज। लायोफिलाइजेशन मेथड, क्रायो प्रेजर्वेशन और लायोफिलाइजेशन क्लियर है। क्रायो प्रेजर्वेशन क्या होता है, उनको लिक्विड नाइट्रोजन में पुट करना। लायोफिलाइजेशन क्या होता है, उनके अंदर से जो वाटर मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, उसको रिमूव करना बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू लायोफिलाइजेशन मेथड की जाती है। अब एडवांटेज क्या है इसके, एक ये फायदा है, इसको स्टोर करने के लिए जो स्पेस है, स्पेस कैसा होता है, वेरी लो। छोटे से स्पेस के अंदर भी 100 ऑफ वायल्स, मतलब 100 ऑफ वायल्स स्टोर की जा सकते हैं। स्टोर्ड, वी कैन स्टोर 100 ऑफ वायल्स, डिफरेंट बैक्टीरिया की जितनी भी वायल्स हैं हम छोटे से स्पेस एरिया के अंदर स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, मेल के थ्रू सेंड की जा सकती है, छोटी सी वायल होती है, मेल की जा सकती है और इसको सेंड कर सकते हैं। अगर कहीं हमें सेंड करना है, कहीं दूसरी लैब के अंदर कोई कल्चर मंगवाया है कि ये बैक्टीरिया का कल्चर हमें दे दो, सैंपल दे दो, तो हम छोटी सी वायल होती है इतनी, तो उसको मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर वाला मेल नहीं, जाके दे के आना या फिर कोई ऐसा तरीका अपनाना, कोरियर बोलते हैं जिसको, कोरियर मेल, उसके थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। थर्ड, जो ये मेथड है इसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अगर रिवाइव करने हैं, रिवाइव इस वर्ड से तो पूरा का पूरा जानकारी होगी, मतलब उसमें दोबारा जान डालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको लिक्विड मीडिया के अंदर पुट कर देंगे। अरे रिवाइव, वही वाला रिवाइव, पबजी में खेलते हो ना, रिवाइव देते हो, उसको दोबारा से जान डालने के लिए थोड़ी हेल्थ की जरूरत होती है, वो हेल्थ हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर दोबारा वो रिवाइव हो जाएंगे, मीन उसको लिक्विड मीडिया के अंदर पुट कर देंगे। अगर इसको लिक्विड मीडिया के अंदर पुट किया तो उनके अंदर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना रिवाइव के अंदर। फोर्थ मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड है, फ्रीक्वेंट मेथड यूज इन लैब। लैब के अंदर ये मेथड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट स्पीसीज बैक्टीरिया आर प्रेजर्व्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से बहुत सारी जो स्पीसीज है बैक्टीरिया की वो प्रेजर्व की जाती है। तो ये कुछ एडवांटेज थी। स्पेस लो होगा तो उसके अंदर 100 ऑफ वायल्स हम रख सकते हैं इस मेथड के थ्रू। दूसरी बात, उसके अंदर मेल सेंड की जा सकती है, छोटी सी वायल होती है, उससे हम मेल को सेंड कर सकते हैं। इनको रिवाइव करवाना है, रिवाइव करवा सकते हैं, लिक्विड मीडियम के अंदर पुट कर दो, रिवाइव हो जाएंगे। जो सॉलिड बना हुआ मीडिया है
उससे ये लिक्विड मीडियम में आ जाएंगे तो रिवाइव हो जाएंगे। इनकी जो डोरमेंट स्टेज है वो वापस जर्मिनेशन पे उतर आएगी। मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड है और बहुत सारी जो बैक्टीरियल स्पीसीज हैं इस मेथड के थ्रू प्रेजर्व की जा सकती हैं। इसके बाद हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो आपका अभी दिमाग खोल देंगे। तो इनको देखते हैं, एमसीक्यू है कुछ। Which of the following method of preservation is more suitable and used widely? अभी हम बात करके गए हैं कौन सा मेथड है जिसको हम वाइडली यूज करते हैं लैब के अंदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लायोफिलाइजेशन मेथड। सेकंड, ड्यूरिंग द प्रेजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल कल्चर, क्या चीज होती है अगर किसी माइक्रोबियल सेल कल्चर का हम प्रेजर्वेशन करते हैं उसके दौरान क्या होता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रहता है, हाँ ये बिल्कुल राइट है, कंटिन्यू रहता है। मेटाबॉलिज्म चेंज नहीं, मेटाबॉलिज्म में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है? नहीं, किसी भी तरीके की कोई फिजियोलॉजी चेंज नहीं होती। सो मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रहता है सेल का, सिर्फ एक के अंदर हमने पढ़ा है कि स्टॉप हो जाता है लायोफिलाइजेशन के अंदर, वो डोरमेंट स्टेज के अंदर चला जाता है, बट बिल्कुल स्टॉप नहीं होता। द क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट आर यूज टू प्रोटेक्ट सेल डैमेज, जो क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट है क्या उनका यूज सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, बिल्कुल हाँ, उनका यूज सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडवांटेज ऑफ लायोफिलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन की एडवांटेज कौन सी नहीं है? अभी हमने कुछ एक एडवांटेज देखी हैं, तो देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस इन एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन के अंदर रहता है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज, माइक्रोब्स को प्रोसेस करना और हैंडल करने का टाइम हम इंक्रीज करवाते हैं इसमें? नहीं, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। तो डू नॉट यूज हीट, हाँ इसके अंदर हीट नहीं यूज होती है, ये भी बात इनकी ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हम नहीं करवाते, मीन नोट, इस पे ध्यान देंगे। नोट एडवांटेज ऑफ लायोफिलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन की एडवांटेज ये नहीं है। अभी अगला देखते हैं, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन ड्राइड कल्चर। अब ड्राई कल्चर हमने किया था, ड्राइड कल्चर के अंदर किस चीज का यूज करते हैं? फर्स्ट है सोयल सैंड, थर्ड है सोयल एंड सैंड स्लिट्स। तो हमने किया था सोयल एंड सैंड दोनों का ही यूज किया जाता है ड्राइड कल्चर के अंदर। और होनी कैसी चाहिए सोयल एंड सैंड? बिल्कुल स्ट्राइल, स्ट्राइल, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व सब्लिमेशन ऑफ सेल वाटर, सेल वाटर में से सब्लिमेशन हो जाता है तो कौन सा मेथड होता है? सबसे पहले है क्रायोप्रेजर्वेशन, लायोफिलाइजेशन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लायोफिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो सेल वाटर क्रिस्टल बना के सब्लिमेशन करवा दिए जाते हैं, सब्लिमेशन करवा दिए जाते हैं, और उसके बाद सेल को क्रायो प्रेजर्व किया जाता है टू प्रिवेंट सेल डैमेज, सेल डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए सेल को क्रायो प्रेजर्वेशन किया जाता है। और किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ये रहा लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अगर सेल को प्रेजर्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 यही कहता है कि सेल को अगर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रेजर्व किया जाए तो उस मेथड को क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं हम क्रायो प्रेजर्वेशन। और लिक्विड नाइट्रोजन जब हम क्रायो प्रेजर्वेशन के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पुट करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना रहता है ये जरूर ध्यान रखना। टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस, -190 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट? DMSO, इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल पैराफिन वैक्स, ये हमने अभी पढ़ा है। आप क्या करोगे, ये हमने अभी पढ़ा है, आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि ये तो पढ़ा है, ये क्रायो प्रेजर्वेटिव एजेंट के रूप में यूज होता है, बट यहाँ पे पूछा है नोट, तो ये यूज होता है, हमें वो बताना है जो नहीं यूज होता। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले 3 में से चूज करोगे, ठीक है। हमने पढ़ा है कि ऊपर वाले 3 में से चूज करोगे, तो क्रायो प्रेजर्वेटिव एजेंट के रूप में ऊपर वाले 3 यूज होते हैं, पैराफिन वैक्स नहीं यूज होता, तो राइट आंसर ये होगा। ये किसी भी तरीके से किसी मीडिया के अंदर मिलाया नहीं जाता, ये सिर्फ अपर सरफेस पे रखा जाता है, ये किसी प्रकार का कोई क्रायो प्रेजर्वेटिव एजेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अगार मीडिया है, उसको टाइम इंक्रीज करता है। अगर अगार मीडिया है, अगार को टाइम 6 मंथ का लग रहा है तो उसका टाइम बढ़ा के
1 ईयर का कर देगा, बस इतना काम है। ये किसी भी तरीके का कोई क्रायो प्रेजर्वेटिव एजेंट नहीं है, इसके अंदर हम माइक्रोब्स को नहीं रखते, इसकी सिर्फ एक लेयर बनाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।